हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 5। पिछली क्लास तक जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे उन वर्ड्स को रिवीजन करना ही है। बहुत पावरफुल वर्ड है रिवीजन। जितनी बार इससे गुजरोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। अब पहले तो ये वर्ड्स देख लें, उसके बाद में जहाँ तक बात की थी उससे आगे पढ़ेंगे। तो रिवीजन मैं बोल देता हूँ वर्ड्स, आप जहाँ पर भी देख रहे हो वो सब एक बार मन ही मन दोहरा लो। कंटेंशियस है, ये एडजेक्टिव था, OUS दे रखा है, इसका मतलब डिस्प्यूटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। स्टैंड स्टिल एक नाउन है, डेडलॉक, ग्रिडलॉक, हॉल्ट या स्टॉप है, गतिरोध को बोलते हैं। रकस है, ये नाउन है, इसका मतलब ट्यूमल्ट बताया था, नॉइज बताया था, डिन बताया था, शोरगुल को बोलते हैं। प्रेसिंग है, वो एडजेक्टिव है, अर्जेंट को बोलते हैं या फिर क्रूशियल को कह सकते हैं। इनएविटेबल में एबल दे रखा है इसलिए एडजेक्टिव है। ये देखते रहिए कैसे बता रहा हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए। इनएविटेबल में एबल एडजेक्टिव है तो फिर इसका मतलब अपरिहार्य होता है, अनअवॉइडेबल या इनएस्केपेबल कहा जा सकता है। टेक अ टोल एक फ्रेज है, इसका मतलब टू हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट को बोलते हैं। डॉन्टिंग एक एडजेक्टिव है, डॉन्टिंग का मतलब है जो फ्राइटनिंग हो उसको कहा जा सकता है, जो हॉरिबल हो, डराने वाला हो। इंटीमिडेटिंग एक वर्ड लिखवाया था। क्यू एक नाउन है, संकेत, हिंट को कह सकते हो, सिग्नल या साइन। नॉन पार्टीजन एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनबायस्ड कह सकते हो या फिर जो अनप्रेजुडिस्ड है वो कहा जा सकता है, या इम्पार्शियल। इम्पीरिकल में एल दे रखा है तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रैक्टिकल या फिर नॉट बेस्ड ऑन आइडियाज़। कंटेंट वर्ब है, इसका मतलब है या तो क्लेम करना कह सकते हो, दावा करना, ठीक है। असर्ट करना भी कहा जा सकता है। डायलमा, इसके लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको। डायलमा का एक तो फ्रेज में यूज इन अ डायलमा होता है, दुविधा में होना, इन अ फिक्स कह सकते हो, या फिर इसका मतलब कह सकते हो डिफ़िकल्टी कहा जा सकता है, कॉन्ड्री कहा जा सकता है, प्रेडिकमेंट कहा जा सकता है। परपट्रेटर एक नाउन है, क्रिमिनल, ऑफेंडर। क्लेमेंसी नाउन है, मर्सी कह सकते हो, कंपैशन, काइंडनेस। बार्बरिक एडजेक्टिव है, ब्रूटल कह सकते हो, क्रूअल कह सकते हो, वाइल्ड कह सकते हो, रस्टिक कह सकते हो। वेंचर वर्ब के रूप में बताया था। हैव करेज टू डू समथिंग कहा जा सकता है, या डेयर। एबोलिशन है, वो एबोलिश करने का प्रोसेस, चूंकि TION दे रखा है इसलिए नाउन है। एबोलिशन का मतलब है समाप्त करने की क्रिया, तो एंडिंग कह सकते हो, स्क्रैपिंग कह सकते हो, ठीक है। और सब्सटेंशिएट वर्ब है, इसका मतलब रेटिफाई होता है, कोरोबोरेट होता है, कंफर्म करना होता है। ओगर वर्ब है, पोर्टेंट बताया था या फिर प्रेडिक्ट बताया था, ठीक है, मतलब पहले से पूर्व सूचना देना, फोरसी कह सकते हो। तो ये तो रिवीजन, ये आपको बार बार में दोहराना है। जितनी बार आपने वर्ड दोहराया होगा उतने बेहतरीन तरीके से वर्ड को आप जानोगे। अब बात करते हैं आगे। पिछले क्लास तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट की तुलना बात कर ली थी। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आप इसमें ये भी मान के चलो कि आपको ये भी आ जाएगा कि कितने सेंटेंसेस को, जो भी सेंटेंस आप पढ़ोगे ना उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये जब आप टेंस की स्थितियां जान लोगे 12, तो काफ़ी हद तक आपको ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। इसके साथ लगेगा बेस फॉर्म, इसके साथ लगेगी ING। तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ बेस फॉर्म प्लस ING, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। अब ये बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले टेंस में हमने जो बात की थी उसमें बता दिया था मैंने कि I, we, you, they, ये सब जो हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे हैव आता है। ही, शी, इट किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ पे हैज़ आता है। दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अब आपको बात करनी है कि ये कैसा सेंटेंस बनाएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें वह क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट सिंपल। खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। खेल चुका है या खेल लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ क्या होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें भी सेंटेंस सेम ही था, इसमें भी सेंटेंस वही है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप एक टाइम जोड़ रहे हो सुबह से। अगर ये नहीं होता तो फिर आप बोलते वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन चूंकि सुबह से टाइम जोड़ दिया है इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होंगे आपके, कीवर्ड्स वैसे ही हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था
वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन साथ में आपको टाइम भी जोड़ देना है। तो टाइम के साथ अगर रहा है, रहे हैं, रही है जोड़ रखा है तो वहाँ पे आपको लगाना है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैज़ बीन या हैव बीन, और उसके साथ बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। बेस फॉर्म के साथ ही लगता है आईएनजी, बता ही चुका था मैं। अच्छा जी, एक बात और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि टाइम के पहले आपको फॉर या सिंस जोड़ना पड़ेगा। टाइम के पहले आपको जोड़ना पड़ेगा फॉर या सिंस। जहां भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करें। फॉर या सिंस के साथ आपको लगाना है टाइम। अब बहुत सारी कंफ्यूजन यहां रह जाते हैं जब आप बुक्स की सहायता से इनको याद करते हो। फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए आता है, सिंस निश्चित समय के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। ये समझ में भी नहीं आती है लैंग्वेज ही आपको। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। बाकी प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस में हम ले लेंगे इन चीज़ों को कि फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा। किसी किसी परीक्षा में बहुत आसान सा प्रश्न इसके बेसिस पर पूछा जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर टाइम का नाम हो, स्पेसिफिक नेम ऑफ टाइम, टाइम का कोई भी नाम हो, जैसे कि लेट्स से मॉर्निंग मैंने कहा तो मॉर्निंग नाम दे दिया, शाम इवनिंग नाम है, नाइट नाम है, आफ्टरनून नाम है, मंथ का नेम जनवरी फरवरी मार्च ये नेम है, संडे मंडे ट्यूसडे ये भी सब नेम है, किसी ईयर का नेम 2022 2023 2020 ये सब नाम है, 9 बजे 10 बजे पर्टिकुलर आपने नाम दे दिया। ये इन सब के साथ में लगाना है सिंस। जहां भी नाम आएगा वहां पे क्या लगाओगे? सिंस। अदरवाइज लगाना है फॉर, बस इतना सा याद रखो। जैसे 3 घंटे से, अब ये आवर जो है पता ही नहीं है, 3 आवर है, एक का भी नाम नहीं दिया है ना, तो आपको क्या लगाना है? फॉर। 2 महीने, महीनों के नाम जनवरी फरवरी होते हैं, अब 2 महीने कौन सा महीना है पता ही नहीं आपको, तो वहां पे क्या लगाना है? फॉर। तो ये कॉमन सी बात याद रखो, बाकी प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो विस्तार से हम इसके बारे में जान लेंगे। तो फिलहाल के लिए समझ लिया है आपने कि आप जब टाइम के साथ में रहा है, रहे हैं, रही है की चर्चा करते हो तो वहां पे आप लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात, फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्या बनेगा? वह के लिए ही, खेल रहा है और टाइम दे रखा है तो हैज़ बीन हैव बीन, ही के साथ लगेगा हैज़ बीन, खेलने के लिए वर्ड यूज करेंगे वर्ब प्ले, प्ले के साथ लगेगा आईएनजी प्लेइंग, क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। सुबह से, तो सुबह चूंकि नाम स्पेसिफिक है तो लगाओगे सिंस, और सुबह के लिए बोलोगे मॉर्निंग, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव बनाने का तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, चूंकि यहाँ पे हैज़ भी है, बीन भी है, प्लेइंग भी है। कहाँ नोट लगाएं? हमेशा याद रखो नोट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ है, उसके ठीक बाद लगाओ नोट। तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या करना चाहिए? बस करना क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालोगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहने दो। हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ऐसा कैसा आएगा? और नेगेटिव वाक्य को आप जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते हो तो बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हैज़ को निकाला बाहर, हैज़ ही नॉट की जगह नॉट है, बीन की जगह बीन है, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से 4 सेंटेंसेज आप बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके 4 प्रकार हुए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों में जो वाक्य लिखे हैं मैंने, एक मॉडल सेंटेंस जो लिखा है आपको उदाहरण के लिए सेंटेंस दिया है, वह क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है, या खेल लिया है, या कोई समय देकर दे दिया खेल रहा है, वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा ही दोगे। ये चारों वाक्य आपको आने चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं पॉज करके। अब नेक्स्ट हमें
मुद्दा जो है परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो ये तो आएगा नहीं, आ जाता है कुछ परीक्षाओं में अनुवाद भी, लेकिन आपके परीक्षा जो एसएससी बैंक या डिफेंस की मैं बात करता हूँ उनकी अगर बात करें तो फिर आपको सीधा सीधा बात करना है एडवर्बियल हिंट की, कि ऐसा क्या दिख जाए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पिक करना पड़े। तो आपको दिखना चाहिए फॉर या सिंस के साथ टाइम, यही तो दिख रहा है और क्या दिख रहा है। आप सेंटेंस जो पढ़ रहे थे, जो मैंने सेंटेंस बनाया है, उन सभी में यही तो है कि फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाया है और क्या लगाया है। देख सकते हैं यहाँ पे सिंस के साथ टाइम लगाया है, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं वो जो बात बताई थी कि एस्पेक्ट दो होते हैं, कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है परफेक्टिव। दो एस्पेक्ट हैं। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट है, तो यहाँ दोनों एस्पेक्ट हैं। परफेक्ट नाम आ रहा है तो परफेक्टिव भी है, और प्रोग्रेसिव नाम आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस नाम आ रहा है तो प्रोग्रेसिव भी है। तो ये वो टेंस है जहाँ पे एस्पेक्ट दोनों हैं, परफेक्टिव और कंटिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये फॉर या सिंस के साथ टाइम देखते ही बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आईएनजी लगाना है। इसका सीधा सा मतलब ये है परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना है। अब एस्पेक्ट की भूमिका आपको समझ में आएगी, क्यों मैंने बताया था, क्योंकि हर चीज जो बताई गई है वो कहीं ना कहीं लिंक होगी। तो यहां आपको क्या समझना है कि जब जब फॉर या सिंस के साथ टाइम आए तब तब क्या आएगा, तब तब आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना है। ठीक है। जब जब फॉर या सिंस के साथ टाइम आएगा तब तब क्या लगाना है? परफेक्टिव एस्पेक्ट। क्या है परफेक्टिव एस्पेक्ट? परफेक्टिव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो हो गए प्रेजेंट के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो हो जाएंगे पास्ट के। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दो हो जाएंगे फ्यूचर के। तो 6 एस्पेक्ट हैं, 6 में से कोई सा भी आ सकता है। जनरली आईएनजी लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं भी आ जाती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चर्चा कर चुके हैं। जैसे नो बताया था, बिलीव था, थिंक था, ऑन है, हैव है। ये ऐसी क्रियाएं भी तो हैं जिनके साथ में आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। याद आ रहा है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बताया था, वर्ब्स ऐसी जो स्टेट ऑफ माइंड बताती हों, वर्ब्स ऐसी जो आपको सेंसेस के द्वारा किया गया काम दर्शाती हों, वर्ब्स ऐसी जो पोजीशन बताती हों, उनमें आईएनजी नहीं लगता है। तो जिनमें आईएनजी नहीं लगता है वहां तो आप कंटिन्यूअस में जाना ही मत। भी आईएनजी लगेगा नहीं तो कंटिन्यूअस में क्यों जाना? प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस का सीधा सा मतलब है आईएनजी लगाना। तो जब आईएनजी लगेगा ही नहीं तो फिर आप परफेक्ट तक रुक जाओगे। पास्ट कब लगेगा, फ्यूचर कब लगेगा, तो कोई ना कोई तो संकेत मिलेगा ना कि पास्ट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की। जब कोई संकेत ही नहीं तो फिर तो आप टिके रहो, स्टिक रहो परफेक्ट में। तो अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊं आपको, इसके इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एक बात और ध्यान रखना, मैं इसमें लिख ही देता हूं आपको याद ना रहे तो, कि फॉर या सिंस प्लस टाइम अगर है, फॉर या सिंस प्लस टाइम होने पर अन्य कोई भी, फॉर या सिंस प्लस टाइम होने पर अन्य कोई भी एडवर्बियल हिंट को फॉलो नहीं किया जाता है। यह भी मैं बताऊंगा कैसा प्रश्न परीक्षा में आता है। को फॉलो नहीं किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस के साथ टाइम आया है तो यह मान के चलो बाकी कोई भी हिंट दे रखा हो उस सब को भूल जाओ, इसी को फॉलो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे परीक्षा में, वो ध्यान रखना है। ये नहीं वर्ड पे ध्यान रखना। ठीक है। फॉर या सिंस के साथ टाइम हो तो कभी भी अन्य कोई भी हिंट हो तो उसको भूल जाओ, उसको फॉलो ही नहीं करना है। कैसे? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूं और बताता हूं कि मैंने क्या क्या चर्चा यहां पे की है। एक सेंटेंस है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। पहले तो इसको ट्रांसलेट करो, क्या मतलब हुआ? सुबह से बारिश हो रही है, यही मतलब है। सुबह से बारिश हो रही है ना? तो बारिश हो रही है इतना ही बोलना होता तो मैं बोलता इट इज रेनिंग, लेकिन सुबह से टाइम जोड़ दिया तो बोलना पड़ेगा इट हैज बीन रेनिंग। क्या समझ रहे हो यहां पे हैज बीन क्यों लग रहा है? कारण है सिंस के साथ टाइम।
और सिंस के साथ टाइम आएगा तो हैज़ बीन हैव बीन के साथ आईएनजी आएगा, बताया मैंने आपको। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहाँ हैड बीन क्यों नहीं आया, है ना, या फिर विल हैव बीन जो फ्यूचर में आएगा वो क्यों नहीं आया। तो यहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं है। इस वाक्य को देखकर आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट का है या फ्यूचर का है। जब कोई संकेत नहीं हो तो मान के चलिए कि वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट अगर है तो फिर हैज़ बीन हैव बीन आईएनजी लगेगा। जनरली आईएनजी लगता है, लेकिन परफेक्टिव एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आईएनजी नहीं लग पाता यहाँ पे तो हम इसको परफेक्ट में लिखते हैज़ रेन्ड। ऐसा वाक्य भी बता दूंगा। जैसे मान लो एक वाक्य है, ही हैज़ नोन मी, ही हैज़ नोन मी सिंस 2020। अब एक तो आपको नो जो क्रिया है उसकी वर्ब फॉर्म लिख लेनी है, जहां आपने जगह छोड़ी हुई है नो, न्यू, नोन। एक तो ये लिख लो। तीनों जो फॉर्म होती है नो की वो ये होती है नो, न्यू, नोन। ठीक है। अच्छा, अब समझो यहां सिंस के साथ टाइम आ रहा है, कोई पास्ट या फ्यूचर का संकेत नहीं है। लगना तो चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आप देख रहे हो कि मैंने हैज के साथ थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था पिछले सेशन में कि एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज है, इसलिए नॉन थर्ड फॉर्म को पिक किया है। ठीक है। हैज नोन क्यों किया, हैज बीन नोइंग क्यों नहीं किया, क्योंकि साहब नो के साथ में आईएनजी लगता नहीं है। तो जिन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता है और फिर भी सिंस या फॉर दिख जाए तो इसका मतलब आप वहां पे क्या लगाओगे, वहां पे आप लगाएंगे हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब केवल परफेक्ट, मतलब परफेक्टिव एस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। एस्पेक्ट की ये भूमिका है, पता लग गया होगा आपको। एक और समझो, एक सेंटेंस है जैसे ही हैज बीन मीटिंग मी, he has been meeting me every day for 3 months। अब आप ध्यान से देखो, मैंने जो ये बात बताई थी, ये जो इनबॉक्स किया हुआ है वो क्या चीज थी वो समझ में आएगा आपको। यहां एवरी डे भी एक हिंट है। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर किसके लिए लगाते हैं, मैंने वहां पे ये भी बताया था कि किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये। अब ये जो एवरीडे है ये प्रेजेंट सिंपल का हिंट है, तो इसको देखकर तो लगनी चाहिए थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म, मतलब V1 या V1 के साथ एस और यस। इसका मतलब यहाँ होना चाहिए था मीट्स, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और हिंट है फॉर के साथ टाइम, और फॉर या सिंस के साथ टाइम होता है तो लगाते हैं परफेक्टिव एस्पेक्ट। तो मैंने यही लिखा कि फॉर या सिंस के साथ टाइम हो तो बाकी हिंट को भूल जाओ। इसका मतलब एवरीडे से मतलब नहीं है हमें मतलब है फॉर या सिंस के साथ टाइम से। तो फॉर के साथ टाइम है तो हैज़ बीन मीटिंग किया है ही को देखकर, ही है तो सिंगुलर है, हैज़ बीन आएगा और मीटिंग आ गया। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कहानी। 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, फॉर या सिंस के साथ टाइम हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट, जनरली क्या आईएनजी रूप, अगर आईएनजी नहीं लगे तो क्या परफेक्टिव, जैसे कि यहां लग रहा है। ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई दूसरा हिंट भी साथ में आ जाए, सिमल्टेनियसली 2 हिंट्स हैव बीन गिवन देयर, तो आपको फोकस करना है कौन से हिंट पर, फॉर या सिंस के साथ टाइम पर। बाकी चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहां पे इसको हटा दिया हमने, फॉर के साथ टाइम को मानते हुए हैज बीन मीटिंग किया। क्लियर है। मीट की फॉर्म भी लिख लो, नहीं पता हो तो। मीट फर्स्ट फॉर्म है, मैट सेकेंड फॉर्म है, मैट थर्ड फॉर्म है। और एक और काम की बात बता देता हूं कि मीट का मतलब केवल मिलना नहीं होता है। मीट का मतलब केवल मिलना नहीं होता है, मीट के साथ मिलने के अलावा इसका मतलब पूरा करना भी होता है। कभी आपने फाइनेंशियल आर्टिकल्स पढ़े हों अखबार में, वित्तीय लेख पढ़े हों, तो वहाँ पे आता है मीट टारगेट्स, तो उसका मतलब है टारगेट पूरा करना। ये ध्यान रखना, फुलफिल करने को बोलते हैं। एक एक बात जो भी मुझे याद आ रही है फिलहाल पढ़ाते टाइम पे वो बता दूंगा मैं, वो सब नोट करते चलना, क्योंकि यही चीज़ें आपको अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कहानी हुई। नोट कर लें, पॉज कर लें वीडियो को। अब आप आइए नेक्स्ट में और पास्ट की बात शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट, आप इसे सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है। और पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट कह दो, सिंपल पास्ट कह दो, पास्ट सिंपल कह दो, एक ही बात है। बस मतलब ये होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं V2 की। तो अब ये देखो फॉर्म्स काम आती हैं। V2 का मतलब अगर पता ही नहीं हो सेकंड फॉर्म क्या है तो फिर कैसे सीख पाओगे आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, इसलिए सेकंड फॉर्म का पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म के साथ साथ डिड भी काम का है।
जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा था, और आपको कुछ अगर याद आ रहा हो, एक एक बात को ध्यान से सुना हो, तो मैंने ये बताया था आपको कि डू डज और फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक बात बता दी कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ये दो ही टेंस हैं, केवल टेंस के नाम पर ये दो ही हैं। हमने जब वर्ब की फॉर्म देखी थी 5, उसमें बेस फॉर्म लिखी थी, एक प्रेजेंट फॉर्म लिखी थी, एक पास्ट फॉर्म लिखी थी। तो प्रेजेंट फॉर्म का मतलब तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, दो ही टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने V1 के साथ साथ डू डज लिखा था, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में V2 के साथ यहाँ पे लिखा है डिड। तो डिड कब लगेगा? जब सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और V2 कब लगेगा? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? सेंटेंस अगर पॉजिटिव हुआ, अफर्मेटिव हुआ तो लगाना है V2, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो लगाना है डिड। वहां पर भी मेंशन किया था और यहां पर भी करेंगे। डू डज के साथ जैसे बेस फॉर्म थी, वैसे ही डिड के साथ भी कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। मतलब वैसे तो आप देखोगे तो सेकेंड फॉर्म दे रखी होगी, लेकिन जैसे ही डिड लगाओगे तो सब सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी बेस फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कैसा वाक्य बनेगा? वाक्य बनेगा उसने क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, इस प्रकार का वाक्य बनेगा। और मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफ परफेक्ट, और इसमें एक छोटा सा अंतर है। अगर मैंने है लगा दिया होता, खेला है, तो आप लगाते प्रेजेंट परफेक्ट। खेला आ की मात्रा तो लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर है लास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, है को हटा दिया तो पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, पहचानने का तरीका होता है हिंदी वाक्यों के माध्यम से, वो होते हैं आ, ई या ए के बाद, आ, ई या ए, वहाँ तो है लगा हुआ था, यहाँ है नहीं लगेगा। जैसे वह क्रिकेट खेला, है ना, वह चली गई, ई की मात्रा, वे सो गए, ए की मात्रा, इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो 4 वाक्य जब बनाओगे, उसने क्रिकेट खेला, क्या बनाओगे? ही प्लेड क्रिकेट। प्ले के तीनों फॉर्म पता ही है आपको। उसने क्रिकेट नहीं खेला, जब नेगेटिव बनाओगे तो फिर इसको डिड नॉट लगाओ, ही डिड नॉट। डिंट बोलते हैं वैसे इसको, अगर स्पोकन की बात करें तो इसको पढ़ते हैं डिडंट, नहीं पढ़ते डिंट, ही डिंट। अब डिड के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, तो प्लेड नहीं करोगे, प्ले करोगे, ही डिंट प्ले क्रिकेट। सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे जब अंग्रेजी बोलते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, क्योंकि डिड के साथ जाने अनजाने में सेकेंड फॉर्म लगा बैठते हैं हम। ही डिंट प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला? डिड ही प्ले क्रिकेट। और क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला? तो या तो डिंट कर दो या डिड के बाद में ही नॉट, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या चीज़ सीखते हैं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, नोट जहाँ पे है वहीं रखते हैं। तो डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये वाक्य बनेंगे चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 5 तरह के वाक्य आपको आ गए। क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है, इतने समय से खेल रहा है, और खेला। 5 प्रकार के वाक्य, कहीं पर भी अटकने नहीं चाहिए। इतनी मेहनत कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है। अब बात करें हिंट्स की कि कौन से हिंट्स मिलें कि आप सेकंड फॉर्म को ही पिक करो। तो यहां पे हिंट्स के नाम पे आपके सामने होने चाहिए यस्टरडे, या फिर होना चाहिए लास्ट के साथ में टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसा करके कुछ हो, या द प्रीवियस लग के कुछ भी दे रखा हो, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसके अलावा एगो हो सकता है, एगो का मतलब पहले, एगो का मतलब क्या होता है? पहले। इसके अलावा आई विश, आई विश हो सकता है ना, यू विश हो सकता है, काश, जो आप हिंदी में बोलते हो, काश ऐसा हो जाता, काश मैं उससे मिल लेता, आई विश आई मेट हिम, है ना, काश वह यहाँ आता, आई विश ही केम हियर, इस प्रकार के वाक्य। तो ये काश वाले वाक्य हैं वो इससे बनेंगे। इसके अलावा एक बात ध्यान रखनी है, आफ्टर के साथ में अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हूं, 2 उपवाक्य हों, उपवाक्य का मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर दे रखी हो तो आपको लगानी है सेकंड फॉर्म, ठीक है। एक उपवाक्य में ये हो, दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म। और कुछ काम के हिंट्स, मैं अलग कलर से लिख देता हूं उसको। इट इज हाई टाइम, ये वाले आजकल परीक्षा में ज्यादा आते हैं। इट इज हाई टाइम का मतलब होता है यह शुभ समय है,
कहीं आपको हो सकता है फ्रेज के रूप में भी पूछ ले, ये फ्रेज भी पूछी जा सकती है, यह शुभ समय है, ठीक है। इट इज़ अबाउट टाइम, लगभग समय आ गया है। इट इज़ टाइम, अब समय आ गया है ना। इट इज़ टाइम का मतलब है ऐसा नहीं है कि ये वो टाइम है, इसका मतलब है समय आ चुका है, समय आ गया है। इट इज़ अबाउट टाइम का लगभग यही समय रहा होगा, ऐसा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट लगेगा तो इन चीज़ों के होने पर पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे। और एक बात और अगर आपको याद आती हो, नोट तो कर ही रहे होंगे वैर, आप एक बार पॉज कर सकते हैं। और एक बात आपको याद ये आ रही होगी कि पास्ट, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ड्स बताए थे, ऑफन था, एवरीडे था, डेली था, ऑलवेज था, सेल्डम था, समटाइम्स था, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, नेवर, ये सब मैंने कहा था कि ये सब चीज़ें पास्ट में भी जा सकती हैं। अगर कहीं पास्ट की बात हमने की है तो वो एग्जाम्पल देके ही बता दूंगा, और ये हिंट्स भी होने चाहिए, और मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा ये वाले हैं, ये जो मैंने अलग कलर से लिखे हैं, ये आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू कैन टेक इट डाउन। क्वेश्चंस देखिए आप इसके, जैसे मैं लिखूं, इट इज टाइम दैट द गवर्नमेंट, इट इज टाइम द गवर्नमेंट थॉट ओवर इट। तो अब वो समय आ गया है कि गवर्नमेंट इस पर सोचे। अगर आपको ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाए इस वाक्य का, तो ये बनेगा कि अब वो समय आ गया है, या ये समय आ गया है कि गवर्नमेंट इस बारे में सोचे। तो देखो, इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम होने पर सेकंड फॉर्म आती है, और ये सेकंड फॉर्म है। अब आप में से कुछ को शायद नहीं पता हो कि थॉट कैसे सेकंड फॉर्म है, तो लिखो, थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और थॉट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थिंक, थॉट, थॉट, ठीक है। एक और देखो सेंटेंस, आई विश आई मेट हिम, काश मैं उससे मिलता। आई विश में सेकेंड फॉर्म है ना। आई विश ही ज्वाइंड अस, काश वो हमें ज्वाइन करता, सेकेंड फॉर्म है। ही केम हियर 2 days एगो, एगो है तो सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दैट यू परचेज्ड अ कार। बताया था मैंने, परचेज बड़ी वस्तुओं को खरीदने के लिए आता है, कार, घर, ये सब छोटी चीज़ों के लिए बाई आता है, लेकिन ऐसी कोई गलती आपको निकाल के नहीं आनी है परीक्षा में, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम दैट यू परचेज द कार। ऐसे लिखा मैंने, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम आफ्टर माई फादर हैड कम, आई रीच्ड होम आफ्टर माई फादर हैड कम। या फिर आप लिख सकते हैं, When I was in London, I got up early in the morning, always। पहले तो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद जो समझाना है मुझे वो समझा देता हूं। तो देखो, पहले का ट्रांसलेशन है कि काश मैं उससे मिलता, ठीक है, ये मतलब इस वाले का, ये तो बता ही चुका मैं आपको। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है मैट, बताया था मीट, मैट, मैट होती है। देखो ऐसे काम आ जाती हैं चीज़ें। काश वह हमें ज्वाइन करता, ज्वाइन की तीनों फॉर्म तो ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। ही केम हियर 2 days एगो, एगो है तो सेकंड फॉर्म है केम। कम, केम, कम पता ही होगा, कम फर्स्ट फॉर्म और कम ही थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म केम होती है। इट इज़ हाई टाइम, यह शुभ समय है कि तुमने गाड़ी खरीदी, कार खरीदी। परचेज की तीनों फॉर्म पता ही होंगी, ईडी, ईडी लगता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, रेगुलर वर्ब है।
फिर है आई रीच्ड होम आफ्टर माई फादर हैड कम, मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी आने के बाद में। तो पहले मेरे पिताजी आए, उसके बाद में मैं घर पहुंचा। तो मैंने कहा कि आफ्टर के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो तो दूसरी तरफ कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखो ये सब बता ही दिया मैंने कि यहाँ एगो है इसलिए सेकंड फॉर्म है, यहाँ इट इज़ हाई टाइम है इसलिए सेकंड फॉर्म है, यहाँ आई विश है इसलिए सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी आई विश है इसलिए सेकंड फॉर्म है। और ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है, जब मैं लंदन में था, तो टाइम फ्रेम देखो कब की बात कर रहा है। लंदन में था मतलब पास्ट की बात कर रहा है, आज की बात तो नहीं कर रहा। पास्ट की बात कर रहा है तो देखो ऑलवेज तो दे रखा है आपको। ऑलवेज होने पर हम जनरली क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। लेकिन चूंकि पास्ट की बात कर रखी है इसलिए साहब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे। गेट की तीनों फॉर्म क्या होती है? गेट, गॉट, गॉट। पहले एंशियंट टाइम में गेट, गॉट, गॉटन हुआ करती थी, आजकल गेट, गॉट, गॉट दोनों तीनों हो सकती है ना। गेट अप, गोट अप, गोट अप, ये हो जाएगा। एक और काम की बात है, रीच के बाद देखो होम लगा रखा है और प्रेपोजिशन नहीं है, तो रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है और रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ये वो बात हुई जो आपको इनबॉक्स करके लिख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। रीच के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है अगर ये क्रिया है तो। इफ इट हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब इट डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट। अगर ये नाउन हो तो टू लग जाता है कई बार, ये भी बात भी नोट कर लो। अगर रीच नाउन होता है तो कई बार इसके साथ में हम क्या देखते हैं? टू। तो रीच किस रूप में है वो ध्यान रखें। इतना तो पहचानना आ ही गया होगा वर्ब है कि नाउन है, ये तो मैंने शुरुआत में बता दिया कि वर्ड कैटेगरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये कहानी है किसकी? पास्ट इंडेफिनेट की। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तब जाके पता लगेगा कितना आपने समझा है और कितना आपने अभी तक रिटेन किया हुआ है, कहीं भूल तो नहीं गए हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। मैं बातें वो कर रहा हूं जो परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न उठ के आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, बशर्ते आपने एक एक बात को ध्यान से सुना है। और ग्रामर से इतना प्रेम करने की जरूरत नहीं है जितना आप अभी तक करते आए हैं, क्योंकि मार्क्स आपको दिलाएंगे कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, ये ज़्यादा मार्क्स नहीं दिलाएगी। फिर भी हम इसलिए स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि कई जगह पे कॉम्प्रिहेंशन में भी आजकल ग्रामर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पहला प्रश्न मेरा कि कौन सा एस्पेक्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस बराबर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। दूसरी बात, कौन सी सहायक क्रिया लगती है, तो सहायक क्रिया के नाम पे वॉज या वर लगता है। और चूंकि प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आईएनजी लगेगा कि नहीं, तो यहाँ आईएनजी लगेगा और V0 के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, वॉज कहाँ, वर कहाँ, ये बता देता हूं। आई, ही, शी, इट, किसी का भी नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का भी नाम हो या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या लगाना चाहिए? लगाना चाहिए वॉज। और अगर आपको दे रखा है यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल का मतलब अंग्रेजी में एक से ज्यादा, तो फिर क्या लगाना चाहिए? वर। अब आप में से कुछ के दिमाग में एक बात आएगी कि आई के साथ में तो वर लगता है, आपने कहीं देखा हुआ होगा। वो भी होता है लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। जब आप टेंस पढ़ चुके होंगे, जब हम कंडीशनल सेंटेंस में आएंगे तो इन सब के साथ वर लग जाएगा, आई ही नहीं सबके साथ। अदरवाइज जनरल सेंटेंसेस जो हैं, सामान्य वाक्य जो हैं, वहां पे वर नहीं आता है आई के साथ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा वाक्य बनेगा, क्या मॉडल पैटर्न बनेगा इसका? तो क्रिकेट खेलने वाला जो वाक्य था वो यहां पे चेंज होके बन जाएगा, वह क्रिकेट खेल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप थोड़ा सोचें इस बारे में कि कितने प्रकार के वाक्य बनाने आपको आ गए, तो देखो एक के 4 वाक्य बनाए थे आपने, अभी 6 कंडीशन, ये 6th कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब 24 तरह के वाक्य आपको बनाने आने चाहिए, बिना रुके, बिना सोचे। क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था यहां पे आपका हिंट होगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होंगे? कीवर्ड्स होंगे इसके रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसके कीवर्ड्स हैं। वर्ब के साथ में होना चाहिए। तो वह क्रिकेट खेल रहा था, ये बनाओगे तो क्या बनाओगे? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। खेल रहा है बनाते तो क्या बनाते? ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
इतने समय से खेल रहा है तो क्या बनाते, हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। खेलता है तो क्या बनाते, प्लेज क्रिकेट। खेला, प्लेड। खेला है, हैज़ प्लेड। याद आना चाहिए तुरंत। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो ही वॉज के साथ नोट लग जाएगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वॉज आ जाएगा पहले, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। और क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो फिर इसको उठा के लाओ। मैं बार बार में बता रहा हूं ये बात कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने में दिक्कत अगर आए तो नेगेटिव सेंटेंस देखा करो और उसकी हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया करो। तो क्या आ जाएगा, वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और वॉज ही नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वॉजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, बातें बहुत आसान हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ पर ये चीज़ें काम आ जाएंगी। अभी आप नहीं सोच पाएंगे इस बात को, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, पता लग जाएगा आपको। तो 24 सेंटेंसेस नाउ वी कैन फ्रेम। 24 प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं और मेरे सुझाव यही है कि बनाकर देखिए। कोई और मॉडल सेंटेंस ले लीजिए। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या वह बोल रहा है, क्या वह नहीं बोल रहा है। इस प्रकार के 24 प्रकार के सेंटेंस बनाकर देखो और आपको बिना सोचे अगर दिमाग पर जोर डाले बगैर अगर ये सेंटेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब आपने बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये तो कहानी हुई केवल उस आधार की कि हाँ पास्ट कंटिन्यूअस मैं जानता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है इस टेंस की मदद से। अब बात क्या करेंगे आप, अब बात करें कि कौन से हिंट्स चाहिए। ध्यान से देखना, हिंट्स के नाम पर वैन के साथ सेकंड फॉर्म हो, दो उपवाक्य हो, एक उपवाक्य में वैन के साथ सेकंड फॉर्म हो तब ऐसा हो सकता है, या फिर वाइल हो तब ऐसा हो सकता है, या फिर देन हो, या फिर एट दैट टाइम हो। ठीक है, या फिर दोज डेज हो। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि कहीं आपको कुछ याद आ रहा हो, ये एट दैट टाइम, दोज डेज, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो याद आना चाहिए। दीज डेज हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब पास्ट में जाता है, जब नरेशन अगर आपने पढ़ा हो किसी कक्षा में तो आपको पता होगा कि दीज का दोज में कन्वर्जन करते हैं, वो पास्ट में भेजते हैं, इसलिए तो दोज डेज होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का हिंट हो जाएगा, दीज डेज होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ये भी आपने देखा था एट दिस टाइम था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, एट दैट टाइम है तो दिस का दैट में कन्वर्जन करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और नाउ था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, और देन है नाउ का मैंने भेज दिया पास्ट में तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, तो कुछ बातें तो सीधा सीधा यहां से मिल जाएंगी और कुछ बातें आपको कंफ्यूज करेंगी। दोनों तरह की बात करते हैं। देखो, एक सेंटेंस बनाया मैंने, व्हेन ही केम हियर, व्हेन ही केम हियर आई वॉज टीचिंग। एक वाक्य, एक वाक्य आई सो हिम, आई सो हिम while he was crossing the road। एक वाक्य जैसे मैंने लिखा, those days my brother was preparing for UPSC एग्जाम। एक वाक्य मैंने लिख दिया, ही वॉज टेकिंग टी देन। एक वाक्य मैंने लिखा, ही मेड टी एंड शी फ्राइड चिप्स। ठीक है, और एक वाक्य लिख दिया मैंने जैसे इट वॉज रेनिंग या यूं लिखूं, द रेन वॉज फॉलिंग डाउन।
या थोड़ा सा और आसान लिख देता हूं, द मैन वर सिंगिंग while the women were dancing. एक बार वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लो आप। अब देखो यहां पे क्या क्या हो गया। इसमें अगर आप नीचे के 2 वाक्य नहीं देखते हो तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये नीचे के 2 सेंटेंसेस को छोड़ दो तो सब कुछ जैसा बताया वैसा ही है। व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म, पहले तो क्लोज को पहचानो। व्हेन से लेकर हेयर तक एक उपवाक्य है, क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज है ना। ये बाद में बता दूंगा कैसे सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। ये आपको व्हेन के एक तो दे रखा है ही सब्जेक्ट और इसकी वर्ब केम दे रखी है। एक यहाँ आई सब्जेक्ट है, वॉज टीचिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को देख के पता लगता है क्लोज है कि नहीं। जितने सब्जेक्ट होंगे, जितने क्लोजेज होंगे उतने ही जितने मतलब सब्जेक्ट होंगे, जितनी वर्ब्स होंगी उतने ही क्लोजेज होंगे। तो यहाँ एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, तो 2 क्लोज हैं। व्हेन वाले क्लोज में क्या चाहिए था? सेकंड फॉर्म। तो दूसरी तरफ क्या आ रहा है? वॉज के साथ आईएनजी। और देखो कह रहा है कि जब वह यहां आया मैं पढ़ा रहा था। तो ये उस मोमेंट की बात है जब वो यहां आया, और उस मोमेंट पास्ट में क्या चल रहा था, कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में था, उसको डिनोट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस लगता है। तो व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म वाली कहानी पूरी हुई। यहां देखिए वाइल है, तो देखो वाइल है तो आईएनजी लगता है। एक बात याद रखो कि वाइल के ठीक बाद में जब क्रिया लगाते हो, जब भी आप कोई अखबार पढ़ोगे या कुछ लिखने बैठोगे सब्सटेंशियल कुछ भी, तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि वाइल के बाद में जब भी वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी ही लगता है। जैसे वाइल टॉकिंग, वाइल लिसनिंग, वाइल स्पीकिंग, वाइल वॉकिंग, ऐसे करके। मैंने उसे देखा, कब देखा? जब वो रोड पार कर रहा था। तो वाइल के बाद, वाइल के सामने मतलब वाइल के बाद वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। ही है तो वॉज है और आईएनजी है। दोज डेज आएगा तो देखो क्या लगता है? आईएनजी। तो उन दिनों में मेरा भाई जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वॉज प्रिपेयरिंग है। ठीक है। यहां पे देखो देन दे रखा है, देन हो तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वॉज टेकिंग है, वह उस समय या तब चाय पी रहा था। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब प्रॉब्लम क्या आई कि यहां पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और ऑल्टर कर दूं। जैसे इसको ऐसा लिखा होता, व्हेन ही मेड टी शी फ्राइड चिप्स। इसमें एंड की आवश्यकता नहीं है, अब शी फ्राइड चिप्स ऐसा होता। तो अब इसमें देखो आप, जब उसने चाय बनाई तो उसने चिप्स को फ्राई किया। अब व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म है तो यहां वॉज के साथ आईएनजी आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। ध्यान रखेंगे आप, यहां लिख देता हूं कि सिमल्टेनियस एक्शंस, ये उन एक्शंस को कहा जाता है जो साथ साथ में होने वाले हैं। जैसे यहां कहा कि उसने चाय बनाई, उस समय ही एक काम और हुआ और उसने चिप्स फ्राई की। तो जब 2 काम साथ साथ में होते हों, सिमल्टेनियस एक्शंस की स्पेलिंग याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो सिमल्टेनियस एक्शंस अगर हों तो दोनों तरफ हो सकता है कि सेकंड फॉर्म आ जाए, दोनों ही तरफ, और हो सकता है कि दोनों तरफ ही वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए। तो कहीं रट के नहीं जाना है परीक्षा में कि ऐसे ऐसे आ जाए तो ऐसे करके आना है। दोनों तरफ वॉज वर्ब के साथ आईएनजी भी आ सकता है और दोनों तरफ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो सेंटेंस है इसे समझ सकते हैं कि आईएनजी भी कैसे आ सकता है। यहाँ कह रहा है कि भाई द मैन वर सिंगिंग, मेन जो हैं पुरुष हैं वो तो गाना गा रहे थे, दूसरी तरफ महिलाएं थी वो डांस कर रही थी। तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, चाहे कंटिन्यूअस एक्शन में चल रहे हो। तो याद रखेंगे सिमल्टेनियस एक्शंस अगर दे रखे हों तो दोनों तरफ आपको कंटिन्यूअस भी लगाना पड़ सकता है, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट भी लगाना पड़ सकता है। बाकी सब बातें तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने कर ही ली थी। तो इसका आप नोट कर लीजिए पॉज करके। तो अभी तक जो हमने चर्चाएं की हैं, 6 चीज़ों की चर्चाएं की हैं। तो 6 चीज़ों का सबसे पहले आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? वैसे तो मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, आज भी क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे ही। 6 चीज़ें जो हमने पढ़ी है अभी तक, उसका डिस्कशन, उसका मतलब जो रिवीजन है वो कैसे करना है? सबसे पहले तो
आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है, ठीक है, एक बात। दूसरा, किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हों इन टेंस से संबंधित, उनको सोल्व करने की कोशिश करें। बाकी वैसे तो मैं कोई भी ऐसा प्रश्न छोड़ेंगे ही नहीं, हम जो परीक्षा में आया हो और आपको नहीं आता वो सब करवा दूंगा क्लास में ही, लेकिन फिर भी आप खुद से भी कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करें। और तीसरा, जितने भी वर्ड्स हो गए, जैसे अभी तक 25 वर्ड्स, जैसे 20 तो हो ही गए थे और अब 5 आज मैं करवा दूंगा, तो 25 वर्ड्स हैं वो सब रिकॉल कर लो। ये एक आपका रिवीजन होना चाहिए। अभी तक 6 कंडीशंस पढ़ी हैं, तो 6 कंडीशन का कैसे 24 जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे बनते हैं वो पता हो आपको। आपको पता हो कि कैसे आपके जो 25 शब्द थे उनकी वर्ड कैटेगरी क्या थी, तो अलोंग विद वर्ड कैटेगरी का भी पता होना चाहिए, और कैसे निकाली जाती है वर्ड कैटेगरी वो तरीका आपको पता होना चाहिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएं किसी बुक विशेष में कि ऐसे प्रश्न 6 जो टेंस पढ़ाए हैं उसके, तो वो करने की कोशिश करो, और बाकी मैं क्लास में आपसे करवा दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम कर लेते हैं आज ही। देखो इसमें इन 6 कंडीशन का ही क्वेश्चंस हैं, ये करने की कोशिश करो आप। पहला सेंटेंस है आई विश आई हैव मेट हिम। तो बता दूं मैं आपको, आप इसको पॉज करके पहले खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप मार्क कर चुके हों उसके बाद फिर से देखो इसको, मैंने क्या इसका सलूशन बताया है, और फिर टैली करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये तरीका ही एक अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करने का तरीका होता है। आई विश अगर है तो सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है तो हैव को हटा दिया जाए, मैट रह जाएगा। तीनों फॉर्म बताई थी मैंने, मीट मैट मैट होता है। बताया था कि मीट का मतलब मिलना भी होता है, तो मीट का मतलब पूरा करना भी होता है। दूसरा है आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो बताया था मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाओगे इसको। कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता। अगर वहाँ पे ये नोट नहीं किया हो आपने, लव था, हेट था, लाइक था, तो उसमें रिमेंबर और फॉरगेट भी नोट कर लेना। रिमेंबर के साथ भी आईएनजी नहीं लगता और फॉरगेट में भी आईएनजी नहीं लगता, तो ये भी उसी लिस्ट में नोट करते चलना। रिमेंबर और फॉरगेट, इनमें भी आप आईएनजी प्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, तो ज़्यादा बढ़िया तो ये है ना कि मैं भूल रहा हूं या भूल चुका हूं या भूलता हूं। आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको कर दोगे तो हो जाएगा रूटीन कि मैं उसका नाम भूल जाता हूं, ठीक है। तो हो सकता है आई फॉरगेट करना पड़ जाए, या इसको पास्ट इंडेफिनिट से भी हो जाएगा सही। तो हो सकता है कि आप इसको फॉरगेट की जगह फॉरगॉट कर दो, मैं उसका नाम भूल गया। मैं उसका नाम भूल चुका हूं तो आई हैव फॉरगॉटन, ये भी इसका सही किया जा सकता है। ये तीनों ही सही हैं फिलहाल, क्योंकि सेंटेंस का ट्रांसलेशन तीनों को सपोर्ट करेगा। मैं उसका नाम भूल जाता हूं, मैं उसका नाम भूल गया, मैं उसका नाम भूल गया हूं, तीनों ही हो सकते हैं, फॉरगेटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। 2 हो गए, तीसरे में आओ। शी इज इल सिंस मंडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिकॉल करो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने डिस्कस किया था कि फॉर या सिंस के साथ टाइम हो। बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस के साथ टाइम आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, आप परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं। अब परफेक्टिव कौन सा लगाओगे, शी के साथ में हैज लगेगा, हैज के साथ बीन लगेगा, ठीक है। अब क्रिया इसमें है नहीं, इल को इलिंग मत कर देना आईएनजी लगा के, क्योंकि क्रिया इसमें है ही नहीं। तो शी हैज बीन इल, वो सोमवार से क्या है, बीमार है। ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया है। आईएनजी नहीं लग रहा तो परफेक्टिव एस्पेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अगर आईएनजी लगता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता, परफेक्ट के साथ साथ प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी होता। राम हैज अराइव्ड ए शॉर्ट वाइल एगो। तो राम पहुंचा थोड़े ही समय पहले, ये मतलब है एगो। एगो किसका हिंट था, एगो सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट बताया था, पास्ट इंडेफिनिट का हिंट है एगो। तो यहां पे क्या करोगे, राम हैज अराइव्ड ए शॉर्ट वाइल एगो, तो आप इस हैज को हटा दीजिए और सेकंड फॉर्म कर रखी है अराइव्ड, ठीक है। यहां बता दूं मैं आपको, मैंने कहा कि रीच के बाद आप प्रेपोजिशन मत लगाना, बताया था। रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, लेकिन अराइव जो है उसके साथ, अराइव के साथ 2 तरह के प्रेपोजिशन लग सकते हैं। अराइव के साथ में 2 तरह के प्रेपोजिशन लग सकते हैं, या तो लगा सकते हैं इन
या लगा सकते हैं एट। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करेंगे आप। इन भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। इन कब लगेगा? जब बड़ा स्थान होगा, और अगर स्थान छोटा हुआ तो वहां पे क्या लगाओगे? एट। छोटे स्थान होने पर लगाना है एट, बड़ा स्थान होने पर लगाना है इन। ये है किसके बारे में? ये है अराइव के बारे में। अराइव इन होता है, अराइव एट होता है। छोटा स्थान हो तो एट होता है, बड़ा स्थान हो तो इन होता है। ठीक है, इसके बाद में अब यहां क्यों नहीं लगाया आप पूछो कि भी अराइव आ रखा है? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कहां पहुंचा, ना कोई छोटा स्थान ना कोई बड़ा स्थान। और बिना प्रेपोजिशन के, बिना मतलब ऑब्जेक्ट के प्रेपोजिशन लगता नहीं है। प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। अब इसके बाद देखिए, ही ऑलवेज टीजेज मी। टीज का मतलब होता है सताना, परेशान करना। टीज का मतलब क्या है? सताना या परेशान करना। तो क्या कह रहा है ये कि वो हमेशा मुझे सताता है। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक स्पेसिफिक कंडीशन चर्चा की थी हमने कि जब ऑलवेज हो, ऑलवेज है इसका मतलब वो चीज़ हमेशा चलती है, वो परसिस्टेंट हैबिट है। और परसिस्टेंट हैबिट के साथ में अनोयंस या इरिटेशन हो, बताया था हमने, चर्चा ये की थी। यदि परसिस्टेंट हैबिट के साथ में क्या हो? अनोयंस हो या इरिटेशन हो, तो ऐसे केस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है, चाहे ऑलवेज दे रखा हो। याद कर लीजिए, इस बात को बताया गया था। परसिस्टेंट हैबिट हो, लगातार होने वाली कोई आदत हो, और साथ में गुस्सा या खीज हो, चिढ़ हो, तो ऐसे केस में ऑलवेज होने पर भी आईएनजी लग जाता है। तो यहाँ आएगा ही इज, फिर ऑलवेज, फिर टीज के स्थान पे आएगा टीजिंग। वह हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। टीज के सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं, टीज के सिनोनिम्स लिखे जा सकते हैं। टीज कह सकते हो, अनॉय कह सकते हो, इरिटेट कह सकते हो, वैक्स कहा जा सकता है, नेटल कहा जा सकता है। ये होता है चिढ़ाना। टीज, अनॉय, इरिटेट, वैक्स, नेटल, इन सब का मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना। आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो देखो यहाँ पे 4 के साथ में टाइम है, और 4 या सिंस के साथ टाइम हो। पहली बात तो यहाँ 4 ही क्यों आया वो सोच लो। तो 4 इसलिए आया क्योंकि 10 ईयर्स में से किसी भी साल का नाम नहीं है, किसी भी वर्ष का नाम नहीं है, नाम नहीं होता तो 4 लगता है। और 4 या सिंस के साथ टाइम होने पर अगर पास्ट या फ्यूचर का कोई हिंट नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते ही हैं आप, तो आई हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पे एम नहीं आएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। और फिर कह रहा है शी टुक टी व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। तो ये उस मोमेंट की बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसका चाय पीने का टाइमिंग और मेरे पहुंचने का टाइमिंग एक है कि उसने चाय पी तो पी चुकी थी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसलिए आप इसको क्या करोगे, सिमल्टेनियस एक्शंस में लेना नहीं है। वैन के साथ सेकंड फॉर्म है उस तरीके से लो। तो वैन के साथ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या आएगा, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, तो आ जाएगा शी वॉज टेकिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि 7 जो क्वेश्चन है 7 आउट ऑफ 7 आपके सही हुए होंगे, अगर अब तक की बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी हैं तो। तो ये तो हुआ आपका रिवीजन एक्सरसाइज जो अभी तक आपने पढ़ा है। अब आप आइए वोकैब में, और वोकैब की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से नए शब्द आप सीखोगे। एक सीखोगे प्रैग्मेटिक, यहां सीखोगे स्टेप इन, यहां शब्द सीखोगे बोर, इसमें सीखेंगे डाई डाउन, यहां सीखेंगे आप प्रिविलेज। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको सीखना है। तो आइए, पहला शब्द है प्रैग्मेटिक। पहला शब्द क्या है? प्रैग्मेटिक। एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूं। देखिए, पहला शब्द आपको दे रखा है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो शब्द है इसका वर्ड कैटेगरी जो है वो है एडजेक्टिव। कैसे है? तो देखो यहां पे अप्रैग्मेटिक अप्रोच। अब इस अप्रैग्मेटिक अप्रोच में ए है वो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद 2 शब्द हैं, 2 शब्द हैं तो फिर ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। अप्रैग्मेटिक अप्रोच।
समझ में आ गया? नाउन को डिफाइन करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच में प्रैग्मेटिक जो शब्द है वो हो गया एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, या फिर आप इसे क्या कहेंगे? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, यथार्थवादी कह दो, जो काल्पनिक नहीं है, जो एकदम फैक्ट्स के आधार पर काम करता हो, वो होता है प्रैग्मेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहां देखो, ये कह रहा है कि ही हैज़ ए प्रैग्मेटिक अप्रोच। उसकी जो अप्रोच है, उसका जो काम करने का तरीका है वो प्रैग्मेटिक है, एकदम व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। आपको ध्यान है इंपीरिकल वर्ड पढ़ा था हमने, EMPIRICAL, वैसा ही शब्द है ये। तो उसकी अप्रोच कैसी है? प्रैग्मेटिक। दूसरा है स्टेप इन। स्टेप इन का वर्ड कैटेगरी अगर देखोगे तो इसकी वर्ड कैटेगरी है, स्टेप इन की वर्ड कैटेगरी है क्या? फ्रेजल वर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। स्टेप इन का मतलब क्या होता है? स्टेप इन का मतलब होता है इंटरवीन करना या इंटरसीड करना। इंटरवीन या इंटरसीड, इसको हिंदी में क्या बोलोगे? हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना, ये मतलब है किसका? स्टेप इन का। स्टेप इन का मतलब क्या है? हस्तक्षेप करना। पढ़ो इसको। इफ नो एग्रीमेंट वॉज रीच्ड, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आर्मी हस्तक्षेप करेगी। आर्मी के पहले दे लगता है, यहीं से सीखते चलना। आर्टिकल पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन यहां से भी सीख लेना कि आर्मी के साथ में क्या लगता है? दे। ये पैसिव का वाक्य है वैसे, ये पहले वाला, और वैसे कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है, पढ़ेंगे तो जान जाओगे। यदि एग्रीमेंट नहीं हुआ, यदि कोई सहमति नहीं बनी, तो आर्मी स्टेप इन करेगी। शी बोर हर सफरिंग्स ब्रेवली। बोर, ये बोर एक्चुअल में सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? बोर है बेयर की सेकंड फॉर्म। BEAR फर्स्ट फॉर्म होती है। क्रिया है ये। जब मैंने कहा सेकंड फॉर्म है तो बता रखा है मैंने कि एक्शन वर्ब्स का काम क्या है। एक्शन वर्ब काम बताते हैं, है ना, एक्शन बताते हैं। दूसरा, इनकी तीनों फॉर्म बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बेयर होती है फर्स्ट फॉर्म, बोर होती है सेकंड फॉर्म, और बोर्न होती है थर्ड फॉर्म, सहन करना। और ये बताया भी गया था आपको, जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी उसमें मैंने दे रखा है, जन्म लेने के सेंस से मैंने कहा था BORN आएगा, और ई लगा दिया तो फिर वो सहन करना हो जाएगा। तो इसका मतलब है सहन करना। तो सहन करने के लिए वर्ड कौन से होंगे? टॉलरेट हो सकता है, और क्या हो सकता है? एंड्योर हो सकता है, और ब्रुक हो सकता है, और पुट अप विद हो सकता है। और ये वैसे मैंने आपको बताया भी है पहले भी, सहन करना इसका मतलब है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि उसने अपनी सफरिंग्स को, अपनी पीड़ाओं को, अपने कष्ट को बड़े ही बहादुरी से झेला है, सहा है। सहा मतलब पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सहा। है लगा दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। द विंड विल डाई डाउन इन द इवनिंग। अब इन द इवनिंग, सॉरी, ये जो डाई डाउन है, डाई डाउन फ्रेजल वर्ब है। डाई डाउन क्या है? फ्रेजल वर्ब। क्यों है फ्रेजल वर्ब? तो डाई वर्ब है, डाउन प्रेपोजिशन है। तो डाई डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी लेस सीवियर या इफेक्टिव। टू बी लेस सीवियर मतलब ढीला पड़ जाना, धीमा पड़ जाना, धीमा पड़ जाना, इंटेंसिटी कम होना। इंटेंसिटी कम होने के लिए क्या यूज करते हैं? डाई डाउन। ठीक है, अब देखो क्या मतलब हुआ इसका। द विंड विल डाइन डाउन इन द इवनिंग मतलब हवा तेज गति से बह रही है। कह रहा है कि शाम को हवा जो है वो धीमी पड़ जाएगी, इसकी गति मंद हो जाएगी। ये डाई डाउन का मतलब है। द प्रिजनर्स हु बिहेव वेल एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज। प्रिविलेज का आपको बताना है, तो अगला वर्ड डाल लीजिए प्रिविलेज। प्रिविलेज का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब वर्ड कैटेगरी है, वो नाउन है। क्यों है नाउन? यहां पे समझो। इंजॉय तो क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट दो शब्दों से बना है, तो ये नाउन है, और ये नाउन का मॉडिफायर है स्पेशल एडजेक्टिव। और वैसे भी प्रिविलेज का प्लूरल बना हुआ है, प्लूरल बन सकता हो, गिन सकते हो, वो नाउन होता है, तो प्रिविलेज नाउन हुआ। प्रिविलेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव
या होता है एडवांटेज, स्पेशल एडवांटेज कह दो, ठीक है। विशेषाधिकार बोल सकते हैं हिंदी में, विशेषाधिकार, ये मतलब है किसका, प्रिविलेज का। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रिजनर्स, ऐसे कैदी जिनका व्यवहार अच्छा है, जो अच्छे से बिहेव करते हैं, वो एंजॉय करते हैं स्पेशल प्रिविलेज, उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उनको स्पेशल एडवांटेज होता है। तो ये था आज के इस सेशन में। अब क्लास नंबर जो 6 होगी आपकी, उसमें हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे कहानी। अब तक की कहानी आपको कुछ भी भूलना नहीं है, रिवीजन अच्छे से करके आना है, तभी जाके ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।